सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय टिकाले जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमरेंद्र राज जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बी गोपीनाथ कृष्ण जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यूएसए से जुड़ी हुई कंचन पांडे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय टिकाले जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सीनियर थेरेपिस्ट श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और फैकल्टी हमारी है, उनका स्वागत है। सुजाता गोरे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। उमा खत्री जी उपस्थित है हमारे बीच में, उनका स्वागत है। हीना शर्मा जी उपस्थित है हमारे बीच में, उनका स्वागत है। यशवती चौधरी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो अभी हम लोग प्रैक्टिकल साइंस की कर रहे थे। हम लोग इसी तरह आगे चल के आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल्स की भी बात करेंगे, तो हम लोग ताकि आप लोगों को सब क्लियर हो कि भाई ये जो मेरिडियन है या वहाँ शोध कहे गए हैं उनका क्या आधार है और वो मेरिडियंस कैसे हम लोग उन पर कैसे हम लोग पा जाए। लेकिन थ्योरी स्पष्ट कर रहे हैं हम लोग कि थ्योरी आपको जानना बहुत आवश्यक है। जब तक मेरिडियन का मार्ग नहीं जानेंगे तब तक ब्योल चार्ट को चाइनीज में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ब्योल चार्ट मतलब ये है कि टीसीएम का ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का जो पॉइंट है वो आपको जानना पड़ेगा कि वो उसकी डायरेक्शन कैसी जाती है। उसके आधार पर आपको ये ब्योल चार्ट सरल मालूम पड़ेगा और तब उसमें हमको पॉइंट से लोकेशन की समझना सरल होगा। आयुर्वेद में हम लोगों का दूसरा कंसेप्ट होगा, वहां पर हम लोग फिर पढ़ेंगे। अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तिवारी जी के साथ। हम लोग का एक चैप्टर हम लोग चल रहा है बीएचबी का है, हम लोगों ने पढ़ा था, और डाइजेस्टिव सिस्टम कि मतलब रक्त बनाने का जो तरीका है वो कौन करता है, वो सिस्टम कौन सा है, उस सिस्टम पर चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग आपके आगे देखते हैं न्यूट्रिशन पर हम लोग सेकंड लेक्चर है। तिवारी जी का पुनः स्वागत, और वो खुद शेयर करेंगे। तो ओवर टू तिवारी जी। तिवारी जी, हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी हम लोग खत्म कर लें, बस इतना है। जितना भी कोशिश जितना भी हो 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, थैंक यू। बेन सर को प्रणाम और बाकी सारे साथियों को प्रणाम। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे कुछ चर्चा किया था हम लोगों ने पिछले सेशन में, तो उसको आगे बढ़ाते हुए पुनः उस पे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना सर? विजिबल है स्क्रीन सर? यस सर दिख रहा है। ओके, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने जो पढ़ लिया था उसको थोड़ा सा हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग बात करते हैं पूरे बॉडी में तो एक पीएच की बात करते हैं। इसको हम लोग इसको बोला जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चर्चा हुई थी कि जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना बेस है। लेकिन 7 से नीचे वाले का नेचर एसिडिक होगा और 7 से ऊपर वाले का नेचर बेसिक होगा। इसकी जरूरत पड़ती है जानने के लिए कि जो सब्सटेंस यूज हो रहा है उसका क्या पीएच है। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि जो एंजाइम और हार्मोन्स काम करते हैं वो एक निश्चित पीएच पे काम करते हैं। तो वो 8 के आसपास वो पीएच होंगे। हम लोगों ने बोला था कि पाचन क्या है, तो पाचन वो एक प्रक्रिया है जिसमें जो हम इंटेक करते हैं भोजन, चाहे वो केमिकली या मैकेनिकली, माने वो यांत्रिक माने मैकेनिकली या यांत्रिक रूप से या रासायनिक रूप से छोटे छोटे पार्ट में विभाजित कर दिया जाता है। हम जो खाना खाते हैं वो बड़ा टुकड़ा रहता है, वो दांतों से चबाते हुए बोलस बन के आगे जाता है। तो
स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते जाते बहुत छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। तो जिस रूप में वो एब्जॉर्ब हो सके बॉडी में, उस रूप तक कन्वर्ट करना है। तो इसी प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। डाइजेशन का मतलब क्या है कि वो कन्वर्ट हो जाए एब्जॉर्ब होने की रूप में, जहां से हम लोग इंटेक करते हैं। और ये बोले थे कि लार ग्रंथियों से निकलता है जो गीला करता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है, और भोजन नली से आगे की तरफ, और पाचन यहाँ से ही शुरू हो जाता है। हम लोग बोलते हैं कि जो लार है उसका पीएच 6.3 टू 6.8 है, वो एसिडिक नेचर में है। तो यहीं से वो छोटे छोटे कीटाणु, अगर कोई कीटाणु होंगे तो ये किल हो सकते हैं सलाइवा में। तो यहाँ से ये भोजन नली में जाता है। और हम लोगों ने देखा था कि ये दांतों का शेप था। ये हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं जल्दी जानबूझ के, क्योंकि इस पे पढ़ चुके हैं। भोजन नली से भोजन ये स्टमक में आता है। अगर आप ये वाली पिक्चर रिवाइज कर ले हम लोग एक बार, देखिए ये है ओरल कैविटी, यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ से पास होते हुए ये भोजन नली से होते हुए जो बोलस के फॉर्म में आता है इसोफेगस, ये जो भोजन नली यहाँ से होते हुए ये स्टमक में आता है। स्टमक में 3-4 घंटे रहने के बाद बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसमें हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ से भोजन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से यह जुड़ा रहता है, भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और इस लार्ज इंटेस्टाइन से पास होते हुए रेक्टम और एनस से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस था। तो जो ये हम लोगों ने बोला था कि ये जो स्टमक है ना, स्टमक की हम लोगों ने पार्ट की चर्चा की थी, कई बार एग्जाम में आता है कि ये ओसोफेगस से, भोजन नली से जुड़ा हुआ पॉइंट है, और इसको बोलते हैं लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर। ये एक वाल्व की तरह काम करता है कि यहाँ से भोजन वापस ना चला जाए, तो ये एक वाल्व की तरह काम करता है। बहुत प्रेशर क्रिएट होगा तो ये जा सकता है, लेकिन नॉर्मल केस में यहाँ से भोजन ऊपर नहीं जाता है। जो ऊपर की तरफ जोन है इसका नाम है फंडिक रीजन, और ये इसका नाम है कार्डिक रीजन। कई बार क्वेश्चन आता है कि कार्डिक रीजन कहाँ होता है, तो कार्डिक रीजन इज अ पार्ट ऑफ स्टमक, क्योंकि ये हार्ट के नजदीक है। ये हार्ट यहाँ से थोड़ी दूर पे है, इस जोन का नाम है कार्डिक रीजन। ये स्मूथ, ये स्टमक की बॉडी है, और इनसाइड जो ये उभरे उभरे शेप दिख रहा है ये रूगी है। ये पाइलोरिक रीजन है और पाइलोरिक इंस्पेक्टर है। यहाँ से भोजन बाहर निकलता है तो उसको काइम बोलते हैं, और यहाँ भी एक स्पिंक्टर है, मतलब कि थोड़ा प्रेशर क्रिएट होने के बाद ही निकलता है, इन्हें की इजिली निकल जाए। थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, ये एक वाल्व का काम करता है, तब यहाँ से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाता है। भोजन इसमें 3 से 4 घंटे रहता है। और हम लोगों ने पिछले इसमें देखा था कि इसमें जो है ये जे आकार का है, और इसमें जो है पेप्टिक सेल, ऑक्सीनेटिक सेल और म्यूकस सेल है, जो म्यूकस, एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करते हैं। और वो इसका जो काम था वो ये था कि भोजन स्टोर करेगा। हम लोग आमाशय की बात करें, स्टमक की, जो भोजन स्टोर करेगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा, और स्लाइटली माने थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन भी होगा वाटर, ग्लूकोज और साल्टी पार्टिकल का। ये 3 काम होता है। HCl इसका एक मुख्य वो है, क्योंकि HCl जो है हीट जेन, जिसको हम लोग हिंदी में कभी बोलते हैं जठराग्नि, वो HCl है। और HCl भोजन को क्या क्या करता है, इसका मुख्य काम जो था, आए हुए मुंह में जो जीवाणु आते हैं उनको मुक्त करता है, उनसे भोजन को। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। जो स्टार्च ग्रेन आता है, जो खाने वाले दाने ग्रेन, उसमें एक सेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है, उसको रिमूव करता है। और 1.2 से 0.8 पीएच का उपलब्ध कराता है, पीएच HCl, जिससे कि पेप्सिन का एक्शन हो सके। 3 से 4 घंटे भोजन यहाँ रहता है। और यहाँ से जो निकलता है, चूंकि ये जो पीएच है 1.2 से 0.8 का है, इसलिए जो काइम जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में वो हाईली एसिडिक होगा। हाईली एसिडिक का मतलब ये है कि अगर पीएच वैल्यू में देखेंगे तो मे बी कि उसकी पीएच वैल्यू 3 से 4 हो, 5 हो, ये डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पर एक्शन करने के लिए 1.2 से 0.8 का पीएच उपलब्ध होता है उस एसिड का।
हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लंबाई करीब 6.5 मीटर है। 2.5 इज सही नहीं है, 6.5 मीटर के आसपास छोटी आंत की लंबाई होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत में डिफरेंस ये है कि छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है और डायमीटर में कम होती है, और जो बड़ी आंत है उसका डायमीटर बड़ा होता है, उसकी लेंथ छोटी होती है। तो इसलिए छोटी आंत बोलते हैं क्योंकि डायमीटर कम है। छोटी आंत के 3 पार्ट है, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे इसको। छोटी आंत के 3 पार्ट है, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ये ड्यूडिनम जो जुड़ा रहता है पहले स्टमक से, उसके आगे जेजुनम, और लास्ट वाला पार्ट है इलियम। इलियम जुड़ा रहता है लार्ज इंटेस्टाइन से। ये कह रहा है कि ड्यूडिनम की जो संरचना है ना वो एक सॉलिड है, मतलब उसकी जो वाल थिकनेस है वो हैवी है, क्योंकि जो स्टमक से भोजन आएगा वो हाईली एसिडिक है, तो उसमें हाई फ्लो भी है और हाईली एसिडिक भी है, इसलिए वो इस तरह डिजाइन होती है नेचर द्वारा कि वो इसको बियर कर सके, इसको हाईली एसिडिक काइंड। और यहां से आने के बाद ये, अब इसमें हम लोगों ने एक चीज ये देखा था कि हम लोगों ने ये देखा था कि जो लीवर एक पार्ट है, ये क्या करता है कि बाइल जूस सीक्रेट करता है, और ये गाल ब्लैडर एक उसका पार्ट है साथ में। ये लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है जिसका पीएच कितना होता है 7.8 टू 8.6, मतलब ये बाय नेचर बेसिक है। ये क्या करता है, ये बाइल जूस लीवर में जनरेट होता है, सीक्रेट होता है, और ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट डक्ट से इस गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ये जो ग्रीन वाला है ये गाल ब्लैडर है, और यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, गाल ब्लैडर में इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, यहाँ ये इकट्ठा होता है, और यहाँ से ये जो ब्लू कलर की दिख रही है कॉमन बाइल डक्ट, इस बाइल डक्ट से ये नीचे की तरफ जाता है। कैसे जाता है, ये एक और स्क्रीन देखिए, ये आप देखेंगे तो ये जो गाल ब्लैडर है ये इस ट्यूब से जो कॉमन बाइल डक्ट है इससे इस तरह होते हुए यहाँ मिलता है। ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक बहुत बड़ी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये यहाँ पर मिलती है, और मिलने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के ये पोर्शन जो ड्यूडिनम है इसमें इंटर कर जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या इंटर करती है, बाइल जूस जो आता है गाल ब्लैडर द्वारा बनाया हुआ, लीवर द्वारा बनाया हुआ जो गाल ब्लैडर इकट्ठा किया रहता है कंसंट्रेट, वो यहाँ से, और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस, ये दोनों एक साथ निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो जाती है। और जब यहाँ मिक्स होती है तो जो ऊपर से ये स्टमक है, ऊपर से जो हाईली एसिडिक भोजन आता है, इस जिसका पीएच में भी कि 4 या 6 या 5 हो, वो डिपेंड करता है इसके एसिड पर, लेकिन वो एसिडिक बाई नेचर है। तो यहाँ आके ये क्या होता है, जो बाइल जूस आता है उसका जो पीएच है वो 8 प्लस है, ये 7.8 टू 8. तो इस काइंड को वो कन्वर्ट करता है बेसिक नेचर में, मतलब इसका पीएच 8 के आसपास ले जाता है। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस ये मिलके, और इंटेस्टाइन जो है खुद एक इंटेस्टाइनल जूस निकालती है, ये मिलके इस जूस को बेसिक बनाते हैं 8 पीएच पर, क्योंकि बाकी हार्मोन्स और एंजाइम्स काम कर सके। क्योंकि अगर ये 8 पीएच इस काइंड का नहीं रहेगा तो बाकी जो ये एंजाइम और हार्मोन्स है उनका फंक्शन ठीक से नहीं होगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है ये देखना कि ये पेनक्रियाज था। आप ऐसे देखेंगे तो ये पेनक्रियाज जैसे भी दिखती है, और ये ड्यूडेनम का पार्ट है। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होके उसके पीएच को वो चेंज कर देता है, 8 के आसपास कर देता है। बाइल जूस को हम लोगों ने देखा था कि उसकी प्रॉपर्टी क्या म्यूकस और कोलेस्ट्रॉल है। उसमें एक चीज हम लोगों ने जाना कि जो बाइल जूस का कंपोजिशन है, इसमें बाइल साल्ट, फैटी एसिड, बाइल पिगमेंट, एल्केलाइन फास्फेटेज है। बाइल जूस का जो कलर होता है कैसा होता है, सुनहला पीला या हरा होता है। रीजन बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट इस जूस को, माने बाइल जूस को क्या कर देता है, हला या सुनहला बनाता है। दूसरा ये क्षारीय है। इसके बाद जो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि चूंकि जो हम फैट खाते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि फैट बाइल जूस से पचता है,
बाइल जूस से। एक्चुअली क्या है कि बाइल जूस जो है, इसमें जो महत्वपूर्ण तत्व है बाइल साल्ट, सोडियम पोटेशियम ग्लाइकोलेट और सोडियम पोटेशियम टर्कोलेट। ये क्या करता है, बाइल साल्ट जो हम भोजन करते हैं उसमें फैट क्या है, वो हल्का होता है, वजन में लाइट होता है, तो ऊपर की तरफ तैरता रहता है। तो उसको वो पुल करके उसको पुल करके नीचे की तरफ ले जाता है, और वहां पर अवेलेबल एंजाइम उसका हाइड्रोलिसिस करता है, माने वहां पर उसको पचाता है। तो पचाने का काम एक्चुअली करता लाइपेज ही है, लेकिन चूंकि ये फैट ऊपर टहल रहा होता है, तैर रहा होता है, तो उसको नीचे कौन ले जाएगा, क्योंकि लाइपेज नीचे उपलब्ध है। तो बाइल साल्ट, अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि फैट को पचाने का काम कौन करता है, इनडायरेक्टली लीवर करता है, क्योंकि वो बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस में अवेलेबल बाइल साल्ट इस फैट को नीचे ले जाता है लाइपेज के पास, वो उसका हाइड्रोलिसिस करता है उस एंजाइम का। तो बाइल जूस की दो महत्वपूर्ण ये चीजें हम लोग को याद रखनी है कि बाइल साल्ट के कारण ये सुनहरा और पीला बाइल पिगमेंट के कारण, और बाइल साल्ट फैट को नीचे ले जाता है लाइपेज के पास, सरफेस टेंशन उसका लो कर देता है। तो ये डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट ये भूमिका निभाता है। बाइल जूस बनता लीवर में है। थोड़ा लीवर के बारे में हम लोग उस दिन पढ़े थे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो लीवर है ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो जूस सिक्रेट करती है। ये क्या क्या करता है ये बाइल जूस के अलावा लीवर, हम लोगों ने ये बोला था कि जो लीवर है ये शरीर में होने वाली मैक्सिमम रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब गर्भावस्था में रहता है शुरू में 3-4 महीने तो भी ये ब्लड बनाता है, और एडल्ट लाइफ में भी ये ब्लड बनाता है। भूमिका बहुत बड़ी है, केमिकल रिएक्शन सब ये कराता है। जैसे अगर छोटी आंच से अवशोषित होकर ब्लड आता है जॉर्ब होके, तो वो लीवर के पास जाता है, और अगर उसमें कोई भी जीवाणु है तो उनको वो किल करता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके इकट्ठा करता है। ये हम लोगों ने उसकी भूमिका पढ़ी थी पेनक्रियाज की, जो वो ये करता है, और वापस जब जरूरत होती है तो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब एक्सेस ग्लूकोज को कलेक्ट भी करता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, और जरूरत पर ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ब्लड में। मेटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी हम लोग बोले थे, केमिकल रिएक्शन, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक एक में 2 पार्ट में टूटता है, और कैटाबॉलिक एक में जुड़ता है। तो टूटता और जुड़ने जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो सब लीवर का है। अमोनिया को हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि यूरिया में कन्वर्ट करता है। 98% प्लस जो अमोनिया बॉडी में बनती है, अंदर ही बनती है नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, और उसको जो विषैली होती है उसको यूरिया में कन्वर्ट करके बाहर निकलता है, क्योंकि यूरिया जल में सॉल्युबल है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का, बॉडी टेम्परेचर में रेगुलेट करता है। और जो और भी फंक्शन है, जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो जो अघुलनशील बिलिरुबिन बनता है उसको क्या करता है, ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ ले जाके रिएक्ट करता है, और वो घुलनशील बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो अघुलनशील बिलिरुबिन बनता है, हीम बिलिरुबिन, उसको कोल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है ये लीवर, क्योंकि वहां से जाके ये घुलनशील हो जाए। यहाँ पे ग्लूक्रोनिक एसिड की एक भूमिका रहती है। तो ये काम लीवर के मुख्य काम है। पेनक्रियाज के बारे में हम लोगों को पढ़ा था कि ये दोनों काम करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जूस जो बनाती है वो करीब 2 से 3 लीटर ये जूस निकालती है, और इसमें जल अगर उस जूस को देखेंगे तो 97 से 98% जल है, 2 to 3% सॉलिड एलिमेंट है। इसमें देखेंगे अगर इस सॉलिड को, तो कार्बनिक भी है और कार्बनिक भी है, जिसमें कार्बन नहीं हो कार्बनिक, और कार्बनिक और इसमें कार्बन है वो एंजाइम और एल्बुमिन और गुल्बुमिन ये सब बनाती है। हम लोगों ने पीछे ये देखा, ये जानने की करता क्या है, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी ट्रिप्सिन, इलास्टेज, ये राइबोन्यूक्लेज, ये बहुत सारे विटामिन बनाती है, इसमें रहता है एंजाइम्स। तो जूस, इस जूस में जो सबसे महत्वपूर्ण बाइकार्बोनेट आयन है, महत्वपूर्ण क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है।
जो अमाशय से आते हुए अम्लीय को क्षारीय बनाता है। हम लोगों ने ये बात किया था कि जब काइम निकलता है स्टमक से तो वो हाईली अम्लीय रहता है, और ये बनाने के लिए बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस जो हमने पीछे बात की थी, ये इनको क्षारीय बनाते हैं। मतलब इनका जो पीएच है वो अप्रॉक्स 8 की तरफ ले जाते हैं। अगर 8 पे नहीं ले जाएंगे तो देखिए क्या कहता है, पैनक्रियाटिक जूस में, इंटेस्टाइनल जूस में मौजूद एंजाइम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। इट मीन्स कि उसको जो काइम है कन्वर्ट होना है 8 pH में, और तब जो है हमारे ये एंजाइम, जो एंजाइम है किसमें है, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस है, ये काम तभी करेंगे जब ये HPH में कन्वर्ट हो जाएगा। पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को 80 to 90% हाइड्रोलाइज कर देते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस करके। हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़े थे, जो वाटर से रिएक्ट करके बनती है, हाइड्रो माने वाटर, तो ये रिएक्ट करके ये सब बनते हैं। तो ये हम लोग बोले थे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये कहाँ कन्वर्ट होता है, इन्हीं पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस से मिलकर जो एंजाइम है इनमें उपलब्ध, वो ये काम करते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से रिलीज होता है, बाइल जूस लीवर रिलीज करता है जो गॉल ब्लैडर के थ्रू आता है, और इंटेस्टाइन जो होती है ये खुद जूस रिलीज करती है, छोटी आंत। इसमें जो ड्यूडिनम का पोर्शन है, क्या लिखते हैं, छोटी आंत की संपूर्ण लंबाई में स्थित बर्नर ग्लैंड माने ड्यूडिनम में इंटेस्टाइनल ग्लैंड से कितना जूस निकलता है, 1 से 1.2 लीटर। माने इंटेस्टाइनल जो जूस है वो 1 से 1.2 लीटर है। इसमें भी ढेर सारे एंजाइम्स उपलब्ध हैं। 98% से 98%, मैक्सिमम में 98% के आसपास वाटर है, 1 से 2% करीब सॉलिड एलिमेंट है। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स जैसे एंटेरोकिनेज, एक्सोपेप्टिडेज, पेप्टिडेज, न्यूक्लिएज, न्यूक्लियोटिडेज, ये सब डिफरेंट, इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये बहुत सारे ये एंजाइम हैं जो निकलते हैं, और इनका फंक्शन है ये सब एड करके और इस एंजाइम को डिफरेंट को पचाना। इंटेस्टाइनल जूस में वो सभी अंतिम एंजाइम मौजूद हैं जो बचे हुए भोज्य पदार्थों की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब वही है कि पानी के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ रिएक्ट करके उनको हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब कि उनको कन्वर्ट करते हैं, हम लोग बोले थे अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज में। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के पाचन है तो एंजाइम मौजूद होते हैं। वो ये कहने का है कि इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस, ये तीनों मिलकर सारी पाचन की प्रक्रिया, उसमें अवेलेबल जितने भी एंजाइम है वो पाचन की प्रक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट करते हैं। मतलब सबसे ज्यादा पाचन की प्रक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भोजन है वो 8 से 10 घंटे रहता है। हम लोगों ने पीछे बात किया था जो स्टमक है उसमें भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में 8 से 10 घंटे। तो अगर 8 + 3 करेंगे तो भी 11, मीन्स कि जो भी हम इनटेक करते हैं वो हमारे शरीर से बाहर एक्सक्रीट होने के लिए 12 घंटे का समय चाहिए। हम लोग ये ध्यान दें कि हम लोग खाना जो खाते हैं वो कब खाते हैं और उसका क्या प्रक्रिया है। अगर हम 12 घंटे पहले खाना खाते हैं तभी वो एक्सक्रीट होगा। जो रात के 10 या 11 बजे व्यक्ति खाना खाएगा वो 7 से 8 बजे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा। इसलिए खाना हम लोग को ये भी कहते हैं कि 8 बजे तक हम लोग को खा लेना है, या 7 बजे तक संभव है या नहीं है। कुछ धार्मिक लोग 5 बजे 6 बजे खा लेते हैं, क्योंकि वो 5 या 6 बजे एक्सक्रीट हो जाएगा। छोटी आंत में 8 से 10 घंटे और स्टमक में 3 से 4 घंटे, तो 12 घंटे पहले आप खाए रहेंगे तभी एक्सक्रीट होगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें 2 तरह की मूवमेंट है भोजन को आगे बढ़ने के लिए। कैसा है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है और सेगमेंटेशन मूवमेंट है। ये 2 मूवमेंट होता है। ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देखिए
पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट इस तरह का है कि इसमें भोजन जब आगे बढ़ता है कहीं भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो या भोजन नली में हो, तो ये दबता है और भोजन जो है आगे की तरफ बढ़ता है, फिर ये एक्सपेंड होता है, फिर आगे की तरफ बढ़ता है। तो पीछे से वो नली कंट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, फिर भोजन आगे बढ़ता है, फिर आगे एक्सपेंड होता है। ये देखिए यहां से पड़ा, तो ये मूवमेंट का तरीका है कि पीछे नली जो इंटेस्टाइन है वो पीछे दब जाती है, ये मूवमेंट फॉरवर्ड होता है एक्सपेंड होके, और फिर ये आगे की तरफ मूवता है। तो ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का एक पिक्चर है कि कैसे मूवमेंट होता है। इसीलिए ये दब पीछे की तरफ नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है कि अगर हम खाना खा के उल्टा भी लटक जाएंगे तो भोजन वापस नहीं जाएगा, क्योंकि ये मूवमेंट नेचुरली इस तरह होता है। ये पीछे दब जाती है ट्यूब, भोजन पड़ने के बाद ये ट्यूब जड़ जाती है, ट्यूब यहाँ बंद हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है और ये एक्सपेंड हो जाती है। तो ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का एक होता है। और एक सेगमेंटेशन मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट है इसकी जो गति है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट है। ये जो मूवमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ये 2 सेंटीमीटर, 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर ये भोजन जो है आगे बढ़ता है। सेगमेंटेशन में क्या है, इसमें चॉपिंग होता है। जो ये ट्यूब है ना, इंटेस्टाइन है, ये चॉपिंग होती है, दबती है और दबती है फिर छूटती है, माने वो प्रेशर जनरेट होता है। चॉप जैसे कोई चीज चॉपिंग होती है, इसमें भोजन आगे नहीं बढ़ता है। ये ट्यूब वापस यहाँ दबती है, फिर एक्सपेंड होती है, फिर दबती है, फिर एक्सपेंड होती है। तो भोजन की चॉपिंग होती है, मतलब डिफरेंट, जैसे हम लोग होता है ना चाकू से कोई चीज को काटते हैं, तो वैसे ये चॉपिंग होती है, यहाँ पर ये दबता है, भोजन इसमें आगे नहीं बढ़ता है। भोजन बढ़ने के लिए पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है, और चॉपिंग मीन्स कि वो टुकड़े में कटेगी, मिक्स होगी, मिलेगी, वो इस तरह का मूवमेंट होगा। ये देखिए इस तरह का मूवमेंट ये दिखाया गया है कि ये दबेगी लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगी, ये चॉपिंग में। लेकिन जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है उसमें वो आगे बढ़ेगी। सेगमेंटेशन में भोजन आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, है ना। कहते हैं कि यह वेव इंटेस्टाइन को सेगमेंट में बांटती है, इसकी वजह से एंजाइम को क्रिया करने के लिए सरफेस एरिया मिलता है। जब वो एक्सपेंड होती है या चॉपिंग होती है तो एरिया ज्यादा मिल जाता है उस भोजन में काम करने के लिए, मीन्स की इंटेस्टाइनल में एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम मिलता है, और वो भोजन आपस में लुगदी की तरफ मिक्स होता है, इसमें आगे नहीं बढ़ता है। छोटी आंत का अगला महत्वपूर्ण कार्य है हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप उत्पन्न। अगर हाइड्रोलिसिस हो गया एंजाइम से तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज एब्जॉर्ब, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, फैट फैटी एसिड में होगा, वो एब्जॉर्ब होगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, वो एब्जॉर्ब होगा, कोलेस्ट्रॉल और मिनरल्स का अवशोषण भी होता है। ये क्या बोलता है कि विटामिन जल का अवशोषण कराना है। शोषण है, छोटी आंत में एपिथेलियम बॉडी में मॉडिफाई होके विली, एक शेप बन जाता है, विलियस। ये छोटी आंत की एक शेप है विलियस। इसके आप देखेंगे कि इसकी उंगली की तरह एक संरचना है, इसी में एब्जॉर्प्शन ब्लड होगा। ये जो है इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, जो कैसा होगा ये कह रहा है, इसकी एक संरचना उंगली की तरह है, जिसमें एक सेंट्रल, लैक्टियल और पेरिफेरियल ब्लड कैपिलरी होती है। ब्लड कैपिलरी होती है जो एब्जॉर्ब कर लेती है। एक्चुअली एब्जॉर्ब तो बाकी चीजें होनी है, एलिमेंट एब्जॉर्ब होने हैं उस ब्लड कैपिलरी में। ब्लड तो वो होती है जो कैपिलरी में बनेगी सारी चीजें मिलने से, लेकिन ये ब्लड कैपिलरी बाकी चीजों के एब्जॉर्ब करके वहां ले जाएगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। यह इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर का निर्माण करती है। यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसा है, एक्टिव है, डिफ्यूजन विधि से होता है, वो हम लोग देखेंगे थोड़ा। डिफ्यूजन इस विधि से होता है, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन और पाचन की प्रक्रिया होती है। ये 3 हिस्से है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब देखिए ये कह रहा है कि कहाँ पे कितना एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से जो बनने वाला है, ड्यूडेनम में इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। प्रोटीन है उसका जो 2 प्लस है उसमें थोड़ा एब्जॉर्प्शन होना है, 3 प्लस है उसमें उससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होना है। तो देखिए ये कह रहा है कि हेक्सोसेज, पेंटोसेज,
न्यूट्रल एमिनो एसिड जो कार्बोहाइड्रेट है, ड्यूडिनम में इनका थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है, जेजुनम में ज्यादा होता है और इलियम में कम होता है। जो बेसिक एमिनो एसिड है उसका एब्जॉर्प्शन तीनों में करीब करीब बराबर है। फैटी एसिड, मोनोग्लाइसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, इनका एब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम में ज्यादा है, इलियम में ज्यादा है, जेजुनम में कम है। विटामिन, आयरन, ये सब चीजें इनका ड्यूडिनम में जो 3+ है, इसका मतलब कि यहाँ पर उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा है और जहां पे 2+ है वहां उनका एब्जॉर्प्शन कम। हम देखेंगे कि अगर छोटी आंत जितने एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद जो बचे हुए भोजन है एब्जॉर्ब होने के बाद वो बड़ी आंत में छोड़ दिया जाता है। छोटी आंत से जो भोजन है वो बड़ी आंत के जिस पोर्शन में जाता है वो सीकम है। सीकम एक थैलीनुमा संरचना है जिसके पास 4 to 8 सेंटीमीटर की कुंद एक वो लगी है। ये बड़ी आंत है। लार्ज इंटेस्टाइन का शेप ये है। जब भोजन छोटी आंत से निकलता है तो ये एरिया है, ये एरिया जहां पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, इलियम, ये यहाँ पर इंसर्ट होता है। यहाँ पे एक इलियोसिकल वाल्व है, यहां से भोजन निकल के ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के ये जो इनके पार्ट से कुछ हम लोग इसका नाम जान ले, ये जो ऊपर की तरफ जाता है इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलम। जो ये पैरेलल है करीब करीब ट्रांसवर्स कॉलम है, सॉरी, जो नीचे की तरफ ये आ रहा है ये डिसेंडिंग कॉलम है। सिग्मोइड फ्लेक्सर, ये सिग्मोइड कॉलम, और ये रेक्टम और ये एनएस। एक छोटी सी ये दिख रही है ट्यूब नुमा, ये अपेंडिक्स है। हम लोग नॉर्मल बोलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है जो आज की मेडिकल साइंस है, लेकिन ये जो अपेंडिक्स है इसका अपने यहाँ appendix is proposed to be a special one. Appendix is capable to provide generation of antibodies against the living germs. ये एंटीबॉडी बनाने में कैपेबल है। नॉर्मली हम जो अभी एडवांस मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं तो बोलते हैं इसकी जरूरत नहीं है, ये फूल जाती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत पेन होता है, तो डॉक्टर इनको रिमूव कर देते हैं। तो लेकिन ऐसा है कि अपेंडिक्स किसके लिए कैपेबल है? एंटीबॉडी जनरेट लिविंग जर्म्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में, जनरेट करने में कैपेबल है ये। और ये कहाँ होती है? लार्ज इंटेस्टाइन के शुरू में ही यहाँ पर ही। अब ये जो भोजन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है, इलियोसिकल वॉल से, सीकम, इस इलाके को सीकम बोलते हैं। ये थोड़ा फूला हुआ होता है, बाकी की तुलना में थोड़ा ये फूला होता है, यहाँ पर डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है। तो सीकम से भोजन प्रवेश करता है और पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से ही भोजन इस तरह मूव करता है। आप देखेंगे इस ज्वाइंट को बोलते हैं राइट कोलिक, जहाँ पे लिखा है हिपैटिक फ्लेक्सर। हिपैटिक मींस लीवर से रिलेट करता है, तो यहाँ पर लीवर होता है। यहाँ पर जब ये मुड़ती है तो ये नियरेस्ट टू लीवर है, इसलिए इसको हिपैटिक फ्लेक्सर बोलते हैं। और ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, ये स्प्लीन के करीब है। यहाँ पर स्प्लीन आता है बॉडी में और नजदीक है इसके, और इसके नजदीक लीवर है। तो ये असेंडिंग कॉलम, हिपैटिक फ्लेक्सर, ट्रांसवर्स कॉलम, और इसको स्प्लेनिक फ्लेक्सर बोलते हैं। और ये डिसेंडिंग कॉलम और ये सिग्मोइड, ये थोड़ा बेंड रहता है एस आकार में। आप देखेंगे तो ये एस आकार की बेंडिंग है सिग्मोइड कॉलम की और रेक्टर से। तो भोजन इसी तरीके से यहाँ से मूव करता है, अपवर्ड मूवमेंट ये लेके ऐसे निकल के, और इस तरह ये मूवमेंट करता हुआ ये मूव करता है। इसमें क्या होता है? यहाँ से भोजन एनएस से एंड में सब एब्जॉर्ब होने के बाद बाहर निकल जाता है। तो हम लोग ये देखें कि बड़ी आंत में कर होता क्या है। बड़ी आंत की जो लेंथ है वो 1.2 to 1.6 मीटर है। हम लोग पहले बात किए थे कि इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। इसमें फंक्शन क्या क्या है, हम लोगों ने पार्ट्स को समझने की कोशिश की। ये वाटर, मिनरल्स, विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि वहां से भोजन आता है पूरा लिक्विडी फॉर्म में उस तरह का, और यहाँ एब्जॉर्ब करके ये करीब सेमी सॉलिड
माने म्यूकस तो निकलेगा, वही लेके जाएगा, इसको मूव कराएगा, लेकिन ये इसका पानी कम हो जाता है, वाटर कम होने से थोड़ी सेमी सॉलिड टाइप की हो जाएगी, तभी ये इजी है निकलने की, मतलब ये प्रोसेस है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल और विटामिन यहाँ पर बड़ी हाथ में है। म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस सीक्रेट का फायदा ये है कि जो ये वेस्ट मटेरियल है ये बाहर इजिली मूव कर जाए, क्योंकि ये जो म्यूकस है ये चिपचिपा पदार्थ है, ये बाहर ले जाने में हेल्प करेगा इसको खाने का जो अवशेष है। और ये क्या करता है, विटामिन बी और विटामिन के का एब्जॉर्प्शन होता है। बड़ी हाथ में क्या होता है, विटामिन के और विटामिन बी सिंथेसिस होती है। विटामिन बी और के का सिंथेसिस बड़ी हाथ में है, म्यूकस होता है, और ये एब्जॉर्प्शन वाटर का होता है। कुछ देर के लिए क्या करती है, जो एक्सक्रीटरी मेटेरियल कंटेंट है इसको स्टोर करती है। स्टोर करने का मतलब है कि हम कभी भी बाहर नहीं निकल जाएगी, तो यह स्टोर होता है। आगे स्फिंक्टर है जिसका आप मैन ह्यूमन के अपने कमांड पे वो है। तो एक एक्सक्रीटरी जो कंटेंट है उनको स्टोर करती है, और इसमें बहुत सारी बैक्टीरिया होती है। बड़ी हाथ में फेवरेबल बैक्टीरिया होती है ह्यूमन के, जो हमारे लिए उपयोगी होती है। तो बड़ी आंत में बैक्टीरिया उपलब्ध रहती है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जो हमको हेल्प करती है। इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो विटामिन बी और के का सिंथेसिस में भी हेल्प करती है, इसमें जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो ये जो है ये शेप है, हम लोगों ने वहां देख ही लिया था उस फोटो में। और यहां से भोजन इस ये मूवमेंट लेके पेल्विक कॉलोन से होते हुए यहाँ आता है। एक्चुअली अपेंडिक्स का एक नाम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी है, हम लोग नॉर्मल अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं। ये देखिए एस आकार का था, जैसे हमने बोला था यहाँ पर ये एस आकार से निकल के भोजन इधर रेक्टम में आता है, और रेक्टम से अन्न से होते हुए बाहर निकल जाता है। अब देखिए बड़ी आंत में मास पेरिस्टल्टिस मूवमेंट ही होता है, जिससे भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। वहां जो नीचे कॉलोन है जिसको हम लोग पेल्विक बोल रहे थे, पेल्विक कॉलोन, वहां पर यहाँ पर क्या है, डिफेकेशन। डिफेकेशन माने एक्सक्रीट होने से मतलब है, एक जो ये लैंग्वेज है डिफेकेशन रिफ्लेक्सेट, इसका मतलब ये है कि ये एक्सक्रीट होने की बात कर रहा है। यहाँ पर जब भोजन पहुंचता है पेल्विक कॉलोन में, पेल्विक कॉलोन ये दिस, इस जोन में जब वो पहुंचता है तो रिफ्लेक्स सेट होते हैं। रिफ्लेक्स कैसा है ये देखिए, यहां पर कमांड मिलती है रिफ्लेक्स सेट की। मैंने यहाँ पर दो तरह के वो है, स्पिंक्टर है। रेक्टम कैनाल के यहाँ दो स्पिंक्टर है, एक इनवॉलंटरी है और एक वॉलंटरी है। एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से काम करता है। कैसे, रिफ्लेक्स सेट है, मीन्स कि ये इस जो पहला जो खुलता है स्पिंक्टर, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो रेक्टम कैनाल है इसके दोनों छोर पर स्पिंक्टर है, जिसको स्पिंक्टर है माने गेट है, वाल्व है जो खुलता और बंद होता है। तो जो पहला गेट तो है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो रेक्टम कैनाल है इसके एक ऊपर और एक नीचे दो स्पिंक्टर है। जो ऊपर वाला है ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, इसमें ह्यूमन का अपना कोई कंट्रोल नहीं है, इनवॉलंटरी कंट्रोल है। और रेक्टम के नीचे जो स्पिंक्टर है उस पर ह्यूमन कंट्रोल है। आप कंट्रोल करेंगे, मीन्स कि आपको जब फ्रेश होने जाना है यहाँ पर रेक्टम के आसपास, तो आपको जब जाना है तभी आप, क्योंकि यहाँ इकट्ठा होता रहेगा, और जो पहला वाला स्पिंक्टर है ये खुल जाएगा और भोजन वो वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीट होना है वो रेक्टम में आ जाएगा। जब वो रेक्टम में आ जाएगा तो इकट्ठा रहेगा, आपको लगा रहेगा कि हमें एक्सक्रीट करने जाना है, लेकिन आप इस एक्सक्रीट को रोकने में सफल होते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर है वो आपके कंट्रोल से खुलता है। कभी कभी किसी वजह से आप रोक सकते हैं, जैसी आवश्यकता होगी
तो आप जब एक्सक्रीट करना चाहेंगे तभी ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर खुलेगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं खुलेगा। जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका जो ये स्फिंक्टर है वॉलंटरी वाला, ये अच्छे से डेवलप नहीं होता है, अच्छे से डेवलप नहीं होता, इसीलिए जो न्यू बॉर्न इन्फेंट है वो एक्सक्रीट कर देता है क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन 2 या 3 साल के होने के बाद ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर वो कंट्रोल में आ जाता है, उसकी वैसी मतलब डेवलपमेंट होता है कि वो कंट्रोल कर लेगा। इसीलिए जब बड़ा हो जाता है बच्चा 1 या 2 साल का, तब वो आपको बता पाता है कि मुझे एक्सक्रीट करना है। इन्फेंट एक्सक्रीट इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये उसका कंट्रोल उसको नहीं रहता, सपोर्ट नहीं करता है, तो ये सेट करता है। इसीलिए हम रोक पाते हैं और इसीलिए जरूरत होने पर हम एक्सक्रीट कर पाते हैं। या ये बोल रहा कि रिफ्लेक्शन सेट अगर गड़बड़ हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, तो इसी के निष्क्रिय होने से कब्ज और हाइपर एक्टिव हो जाए। निष्क्रिय होने से क्या मतलब है कि आप जो ऑटोनोमिक के फर्स्ट इंस्पेक्टर है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो रेक्टम में आने ही नहीं देगा वेस्ट मटेरियल को इजीली। तो क्या होगा, आने नहीं देगा, तो वो ऊपर ही पड़ा रहेगा पेल्विक कॉलोन के आसपास। देखिए अगर ये रेक्टम यहाँ पर निष्क्रिय हो गया तो ये सिग्मोइड कॉलोन में यहाँ स्टूल पड़ा रहेगा। अब यहाँ के वो स्टूल हो गया जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी बोलते हैं। तो अगर ये रेक्टम का पहला वाला वॉल रिफ्लेक्स सेट गड़बड़ हो गया, रीजन जो भी हो माने नर्वस सिस्टम से, तो ये स्टूल को पास ही नहीं होने देगा, ये प्रॉब्लम होगी। ये कह रहा कि डिफेकेशन रिफ्लेक्स सेट होने पर ये काम, अगर ये निष्क्रिय हो गया तो कब्ज, और हाइपर एक्टिव है तो बार बार। हाइपर एक्टिव का मतलब है कि वो तुरंत के तुरंत जल्दी जल्दी से वो बोल दे रहा है कि नहीं अब एक्सक्रीट करो। हाइपर एक्टिव माने वो ज्यादा काम करने लगा, और निष्क्रिय मतलब कि वो काम ही नहीं कर रहा है। तो डिफिकेशन रिफ्लेक्स सेट गड़बड़ होने से कब्ज हो सकती है, या हाइपर आपको बार बार मल त्यागने जाना पड़ सकता है, ये है इसका। और हम लोग एक जानते हैं कि हार्ट बर्न एक लैंग्वेज डॉक्टर यूज करता है। इस हार्ट बर्न क्या है, डॉक्टर बोलता है ना कि हार्ट पर जब आप बोलेंगे हमको जल रहा है स्टर्नम यहाँ पे सामने, तो बोलेगा हार्ट बर्न इज ए बर्निंग सेंसेशन बिहाइंड द स्टर्नम। जो सामने स्टर्नम है जो रिब के जिनसे जुड़ी हुई है, वहां पर हमको जलन फील होती है। एग्जैक्टली जलन फील होने का क्या मतलब है, हम लोगों ने पढ़ा है कि हाईली एसिडिक, चाहे वो गैस होगी या लिक्विड होगा, तो नॉर्मली गैस की परमिशन, गैस मीन्स कि जब वो HCl हायर है वो यूटिलाइज नहीं हुई या हायर बनी, स्टमक में या एसोफेगस में हायर एसिडिक एसिड है, मीन्स कि पीएच ज्यादा है, तो वो बर्निंग सेंसेशन ले जाएगा। तो अगर हम लोग हार्ट बर्न की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें स्टर्नम के पीछे एसोफेगस, it is due to reflux of acid into esophagus, means मे बी कि ड्यूडिनम और स्टमक से होते हुए, ये ध्यान से देखिएगा, मे बी ड्यू टू एसोफेगोसाइटिस और ड्यूडियल अल्सर, माने यहां से ये गैस अपवर्ड मूवमेंट करके आपको भोजन नली से होते हुए गले तक जा रही है, गले तक जा रही। मतलब क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ पास नहीं हुई, पास नीचे होना चाहिए, पास नहीं हो रही है और हाईली एसिडिक है। तो अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि गला जल रहा है, या गला जल रहा मीन्स कि वो ऊपर तक आ गया, एसोफेगस पूरा ट्रेवल कर गया, लेकिन अगर वो स्टमक स्टर्नम के नीचे मीन्स कि अभी एसोफेगस के शुरू में है, तो इस चीज को जो हार्ट बर्न है ये कहता है कि आपको एसिड है, माने आप में गैसियस ट्रबल हो गई है जो अपवर्ड मूवमेंट करके गले की तरफ जा रही है। तो ये हार्ट बर्न एक वर्ड यूज किया गया। रीजन ये ध्यान से रखिएगा, इसोफेगोसाइटिस और ड्यूडिनम अल्सर, माने अगर आपके ड्यूडिनम में भी अल्सर हो जाता है,
माने वो तो फिर वो गैस कहाँ है कि ड्यूडेनम से वापस स्टमक होते हुए ऊपर तक आएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पीएच है वो मेंटेन हो। तो अगर कोई व्यक्ति हाईली एसिडिक इंटेक करता है तो ये संभावना बनती रहती है कि ये होगा। अब बहुत सारे रीजन होंगे। एक वर्ड है वाटर ब्रश, मुंह में पानी भर जाता है। इट इज अ फीलिंग ऑफ माउथ विथ अ वाटरी फ्लूइड। क्यों है ये देखिए, डियोडिनल अल्सर भी रीजन हो सकता है इसका, थ्रू नॉट नेसेसरी ड्यू टू ऑर्गेनिक डिजीज मे कंपनी विद द पेन ऑफ डियोडिनल अल्सर। अगर मुंह में आपको लगातार पानी भर रहा है और वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का भी हो सकता है। ये वाटर ब्रश है तो यहां तक जा सकता है कि अगर मुंह में पानी भर रहा है लगातार तो ड्यूडिनम में भी आपके अल्सर होने की संभावना हो सकती है। और बाकी पानी मुंह में तभी भरेगा जब अगर ये मूवमेंट करके जाता है तो आप बोलेंगे वोमिटिंग हो रहा है, लेकिन केवल भरने का ये सिग्नल है। वाटर ब्रश इज ए फीलिंग ऑफ माउथ विथ वाटरी फ्लूइड, फील हो रहा है मैंने भर रहा है, वो नीचे से नहीं आ रहा। अगर तो ये एक रीजन है, थ्रू नॉट नेसेसरी ड्यू टू ऑर्गेनिक डिजीज। माने ये जरूरी नहीं कि डिजीज कोई और कहीं से हो, लेकिन ड्यूडिनम अल्सर के ये रीजन हो सकते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ एसिड गैस्ट्रिक कंटेंट अलॉन्ग विद द फ्लूइड्स, जो बाहर निकलने वाला है फ्लूइड्स उसको बोलते हैं कॉमन बोथ फंक्शनल ऑर्गेनिक डिजीज और स्टमक। स्टमक में अगर हाईली एसिडिक बनती है तो ये रीजन है सब जगह जलने के। हम लोगों ने डिफ्यूजन वर्ड पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन जो डिफ्यूजन से होता है। तो अगर ये देखना चाहें तो देखिए कैसा है डिफ्यूजन कैसे होता है। एक एग्जांपल हम लोग देख लें कि जैसे किसी बीकर में अगर आप एक बूंद इंक डालते हैं तो आप देखेंगे धीरे 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 वो इस तरफ फैल जाता है। जहां पे उसको स्पेस मिलता है, क्योंकि जो लिक्विड गया है वो हाईली कंसंट्रेटेड है और वाटर में जाके उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये जो एक एग्जांपल है ये डिफ्यूजन की है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन है या ब्लड का भी जो मूवमेंट, न्यूट्रिएंट्स जो जाते हैं ब्लड से सर्कुलेट होते हैं, तो उनके लिए ये डिफ्यूजन प्रोसेस ऐसे एक एग्जांपल है कि कैसे होता है। इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पर एक इलिस्ट्रेट किया गया इलिस्ट्रेशन है। हम लोग देखते हैं कि जो एंजाइम है ना, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन कुछ एंजाइम है जिनका काम क्या है। लिपेज की हम लोग बात किए थे, ये ऐसा एंजाइम है जो फैट का डाइजेशन करता है। तो हम लोग पीछे भी बात किए थे कि लिपेज करता है इसका काम। बार बार लोग बोलते हैं बाइल जूस करता है, बाइल जूस लेके आता है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि बाइल जूस हेल्प करता है, मैंने उसको मना नहीं करेंगे। लिपेज ही फैट का डाइजेशन करता है। एमाइलेज हेल्प इन कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू शुगर। एमाइलेज इज फाउंड, सलाइवा में एमाइलेज मिलता है, वहां भी देखेंगे। इसीलिए क्या करता है माल्टेज और माल्टोज जो हम लोग पढ़े थे, वो रोटी को ज्यादा देर चबाते हैं तो मीठा लगने लगता है, वो शुगर में कन्वर्ट करता है। माल्टेज, दिस एंजाइम इज आल्सो फाउंड इन सलाइवा, यही माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टेज which convert sugar in glucose, maltose is found food like potato। तो ये डिफरेंट है। ट्रिप्सिन है, दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। माने ट्रिप्सिन की क्या भूमिका है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये बहुत ध्यान रखना है कि ये लिपेज, एमाइलेज, माल्टेज, ट्रिप्सिन ये हम लोग को याद कर सकते हैं तो करना चाहिए। लिपेज किसको करता है डाइजेस्ट, फैट। एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट करता है। माल्टेज, माल्टेज जो है शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ट्रिप्सिन जो है अमीनो एसिड को, माने प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोटीन है, एक हमने ऐसे कुछ नाम उठा लिए थे कि ये है प्रोटीएज, प्रोटीन एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। देखिए ये भी करता है, ट्रिप्सिन भी करता है, प्रोटीएज भी करता है। तो बहुत सारे एंजाइम है जो कन्वर्ट करते हैं। एक पिक्चर हम लोग ये देखे हैं
अगर आप एक ऐसे इलस्ट्रेशन देखना चाहें तो ऐसा दिखता है। ये भोजन नली है ना, ये इस तरह से, ये देखिए ये पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये इसको सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। अंदर है स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ सेंटर होगी, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाहर ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और देखिए ये जो निकला हुआ है ये वर्मीफॉर्म, ये अपेंडिक्स है, ये मूवमेंट ये है इसमें, ये देखेंगे ये स्टमक है, तो ये जो स्टमक है ये यहाँ से ऐसे जुड़ा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लीवर है। आप इसको दूसरी एंगल से देखेंगे तो पीछे आपको ये दोनों बिन शेप में किडनी दिखाई देंगी, बिन शेप में किडनी दिखेंगी इधर से ये। तो ये एक इलस्ट्रेशन देखने का है कि ये इस तरह का दिखता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक। और सर जी मैंने आपने समय से, हाँ बहुत बढ़िया। कैसा रहा? गुड। Wonderful, sir. Wonderful. अच्छा दिखाई। अब वो गैस की बात बता रहे थे ना, एसिड वाली, तो बताइए श्रवण जी, हम लोग डिस्कस करें। गैस बढ़ी हुई है तो हम लोग क्या करना चाहिए? तो ये एसिड बढ़ा हुआ है। Sir, voice is not clear. Rather, it is a low pitch. Voice is of low pitch. नो, Now it's clear. वो अभी तिवारी जी बात कर रहे थे कि हम लोग को पाचन वाले में देखना है, तो पाचन हम लोग समझ गए। पाचन जी। हम लोग साधारण भाषा में, और लोग बताएं श्रवण जी के अलावा, पाचन साधारण भाषा को हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको डाइजेशन बोलेंगे। अभी तिवारी जी ने पहला सेंटेंस बोला था इसमें, और लोग बताए थोड़ा सा। 5 मिनट केवल हम लोग डिस्कशन करेंगे बस। पाचन को हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट इज डाइजेशन? एक शब्द में, मतलब एक सेंटेंस में बोलना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पाचन है क्या? तिवारी जी ने जब पहला क्लास लिया था, पहला जो शुरुआत में, इसके पहले वाले में, तो पहला सेंटेंस ही बोला था कि पाचन ये है। पाचन माने, तिवारी जी के शब्दों में, पाचन माने, यानी मॉडर्न साइंस की उसमें, पाचन माने जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, जो भी खाना हम खाते हैं, वो प्रकृति ने जो हमको दिए हैं उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमको शरीर अवशोषित कर सकता है। क्योंकि हम अगर कोई चीज खाएं और खाने के बाद उसका जो हमको जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो, वो ना हो पाए तो बेकार है। तो वो जो फॉर्म बना हुआ है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, बड़े न्यूक्लियस है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम लोग छोटे मॉलिक्यूल्स में अपने शरीर की उपयोगिता के अनुसार ट्रांसफर करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसको पाचन कहते हैं। तो वही पहले फिर दूसरा सेंटेंस बोले कि कार्बोहाइड्रेट मिला, कार्बोहाइड्रेट बड़ा मॉलिक्यूल होगा, वो हमारे यहाँ ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी। फिर दूसरा हमारे पास प्रोटीन, आप लोग कहते हैं कि प्रोटीन खाइए, तो प्रोटीन तो खा लिया, बाहर प्रोटीन मिला आपको, लेकिन जब अंदर शरीर में गया तो प्रोटीन नहीं हुआ, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स के रूप में आ गए। फिर आपने कहा फैट हमने खा लिया, तो कहा फैट खा लिया तो फैटी एसिड के रूप में, जब फैट खाया तो फैटी एसिड में छोटे छोटे उसमें ब्रेक हो जाएगा। तो इसको द ब्रेकिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज सेड टू बी डाइजेशन। ये एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं। डाइजेशन का अर्थ समझ लीजिए। अब कोई कह रहा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो कोई बात कह रहा वो, हाँ संजय जी, संजय का वनडे हैज रेज्ड हैंड।
संजय गवंडे गलती से हैंड रेज हुआ है क्या? संजय गवंडे हैज रेज्ड हैंड। सर हाँ, आपने गलती से किया है कि नहीं, ये क्यों हो जाता है पता नहीं क्यों हो जाता है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। वापस दबाओ क्या? हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पाचन, कोई कह रहा है कि हमको पाचन नहीं, तो दो ही तीन चीजें हैं, या तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, या फैट का पाचन नहीं होगा, और या हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा। फिर पाचन हो भी जाए, डाइजेशन हो भी जाए, तो डाइजेशन में एक और चीज शामिल है। डाइजेशन में 3-4 चीज शामिल है। पहले आप ब्रेक करेंगे, छोटा करेंगे फिजिकली, जिसको मैकेनिकली बोलते हैं। फिर मैकेनिकली के बाद उसके साथ हम लोग केमिकली कुछ ब्रेक करेंगे, और तब उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन तक का पॉइंट है। तो इस एब्जॉर्प्शन के लिए तिवारी जी ने कहा कि कोई चीज सीक्रेट करेंगे, कोई मिलाएंगे। आप कोई आटा सानने के लिए जाते हैं तो पानी मिला देते हैं ना, बिना पानी मिलाए नहीं बनता ना। तो यानी ये जो प्रोसेस है उसमें वो शामिल है डाइजेशन में। डाइजेशन इंक्लूड्स ऑल। कैसे आया, आपने दांतों से ब्रेक किया, फिर आपका ब्रेकिंग प्रोसेस शुरू हुआ, फिर केमिकल से प्रोसेस हुआ। केमिकल माने एंजाइम, केमिकल माने एंजाइम। बोलिए केमिकल क्या है? आपका केमिकल क्या है? हार्मोन है कि नहीं? हार्मोन है कि नहीं? हार्मोन एंजाइम्स है सर। एंजाइम है। हार्मोन इज डिफरेंट फ्रॉम एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम खुद, साइंस की भाषा में एंजाइम खुद प्रोसेस में शामिल नहीं होता, लेकिन जब रहता है तो वो क्या करता है, उसकी क्रिया को तेज कर देता है। जो आप करना चाहते हो उसको जल्दी कर देता है। जैसे आप पहले बचपन में बच्चे चलते हैं तो पिता खड़े रहते हैं तो बच्चा चल देता है। पिता करता नहीं है, खड़ा रहता है, लेकिन बच्चा चल देता है। वो रखता है कि पापा पकड़ लेंगे मुझे, ये उसका विश्वास होता है। उसी तरह एंजाइम आपके प्रोसेस में मिला, उसने खुद प्रोसेस में शामिल नहीं हुआ, यानी उसका कोई भाग घटता उठता नहीं है, लेकिन वो उसकी वजह से, उपस्थिति से एक एक्शन तेज होता है। तो ये एंजाइम का ये रोल है। ठीक, हार्मोन का रोल दूसरा है। ठीक, अब दोनों में अंतर है। अब तो जितने एज वाले हैं, सर एज ए कैटलिस्ट यूज होगा फिर ये? यस कैटलिस्ट। तो जैसे एमाइलेज, जहां एज लिखा हुआ है, प्रोटीनेज, ये सब जहां भी एज लिखा हुआ है, आप समझ लीजिए कि वो क्या है। बोलिए यशोदी मैडम, क्या है वो एज जहां लिखा हुआ, वो क्या है? सर वो सभी एंजाइम्स हैं और एंजाइम वो है। यस गुड, वो एंजाइम है। और जहां ओज लिखा हुआ है, ओएसी, ओज देखिए, ओज लिखा हुआ है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये जितने माल्टोज, वो ये हमारे ग्लूकोज वाली श्रेणी। ग्लूकोज जी। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोगों ने कहा कि आगे चल के फिर प्रोसेस में आया, HCl हमारा प्रोसेस में आया। जैसे हुआ तो HCl मेन हमारा है, यही HCl हमको करता है। अगर मान लीजिए HCl मंद हो तो क्या करना चाहिए? HCl अधिक हो तो तिवारी जी कह रहे थे कि क्या हो जाएगा, एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, आपका गला बंद कर सकता है। तो उसका आयुर्वेद में क्या है हम लोग का? आयुर्वेद बोलिए क्या होना चाहिए, कौन सा पानी चीज? बढ़ा दो 2-3 लीटर हाँ। नंबर 4 नहीं पानी बढ़ा पहला, देंगे। नहीं पहला उसका प्रोसेस, पहला किस उंगली, वेयर टू ट्रीट। हाँ, तो वेयर टू ट्रीट पहले बताना पड़ेगा हमको, ये कहाँ है? नंबर 5 नंबर में जाएंगे सर। गुड, नंबर 5, फिंगर नंबर 5। क्यों? ये हमारी स्टमक की है, तो फिंगर नंबर 5। फिर विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, हम कौन सी चीज बढ़ाना चाहते हैं? अग्नि हमारे पास अधिक है, कम है, तो अग्नि को ही चेंज करना चाहते हैं ना। तो अग्नि कौन सी है नंबर की? अगले 3 नंबर में सर। 3 नंबर, 3 स्पाइरल। तो हाँ, फिंगर third नंबर spiral। 5 थर्ड स्पाइरल, सब लोग सुन रहे हैं, फिंगर नंबर 5 थर्ड स्पाइरल। फिर हमने कहा कि हमारी अग्नि बढ़ी हुई है, तो अग्नि बढ़ाने की, अग्नि घटाना है, घटाइए अग्नि को। पानी बढ़ा देंगे, दैट इज गुड प्रोटोकॉल। अब नाम 2-3 सीटेड 1-4 यस, 2-3 सीडेड 1-4 टोन। 1-4 टोन। और अगर इसी से उल्टा हो, एसिड हमारी मंद हो, मंदाग्नि जिसको बोलते हैं, तो हम लोग क्या करें?
यही प्रोटोकॉल रहे फिंगर नंबर 5, 3 4th spiral, third spiral, थर्ड फोर्थ कोई भी फोर्थ स्पाइरल, थर्ड स्पाइरल करिए, थर्ड में करिए, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड में करिए। करना क्या है, उल्टा कर देंगे, उल्टा करना है। तो उल्टा ये इस तरह नहीं होगा 1 2 में, 1/4 नहीं वहां तो अग्नि बढ़ानी, याद करिए। हाँ तो 2/4 कर देंगे सर। इसको हम उल्टा नहीं करेंगे, अब हम दूसरा प्रोटोकॉल करेंगे, कोई वो वाला 2/4 2 अच्छा 4 5 सीटेड 3। हाँ 3 को बढ़ाना है, वर्चुअली हमारा 3 बढ़ाना है। हाँ। कोई अवरोध है तभी तो मंदाग्नि हो रही है जी, केवल जल से नहीं, वो दूसरी प्रोसेस में आ गई, उसमें 4 5 6 6 टोन। तो कोई इन्फेक्शन होता था 0 टोन एक्सीडेंट भी कर दीजिए, इस तरह ये मंदाग्नि हो जाएगी। दूसरा तरीका और होता है आयुर्वेद में, देखिए समझ लें, सर से क्या बोला है 4 5 सेडेट 3 6 टोन। इसको रेशवती मैडम रामबाण के नाम से नोट कर लीजिए कहीं, ये बहुत प्रोटोकॉल यूज होता है, रामबाण बोलते रामबाण तो तुरंत यूज कर लीजिए। तीसरा तरीका क्या है, राइट आरएफ। अब ये प्रोटोकॉल नोट कर लीजिए कहीं, राइट आरएफ जो हम लोग थर्ड स्पाइरल कर रहे हैं, इसी को हम लोग 0 1 2 स्पाइरल भी कर सकते हैं मॉडर्न, मतलब और हायर स्थिति में। 0 1 2 क्या है, 0 1 2 3 शक्तियां हैं। कौन है 0 माने, 0 माने तम माने सृष्टि, और 1 माने आकाश माने प्रोसेस का, कोई प्रोसेस करने जा रहे हैं तो ऑक्सीजन है तभी तो लेने आकाश से। और 2 माने वायु। तो यानी दो आकाश से जो वायु आई, ऑक्सीजन आई, उसको हम लोग पूरे शरीर में, तो 0 1 2 3 शक्तियां हो गई जो हम लोग लगते हैं हार्ट और लंग्स और तम, 3 प्रोसेस हैं। तो तीनों अगर हमारे मिल जाएं तो ये सारी हमारी एनर्जी काफी कुछ डबल हो जाएगी। तो 0 1 2 स्पाइरल भी हम लोग ले सकते हैं 3, और प्रोसेस वही करेंगे 2 3 3 1 4 2। मान लीजिए आपका अग्नि बढ़ी है, ये तो बहुत इस्तेमाल होता है सर, बहुत जोरदार है ना, बहुत जोरदार प्रोटोकॉल है सर ये तो। हाँ तो और थोड़ा सा अग्नि बढ़ी है मान लीजिए, तो हम लोग 2 3 नोट कर लीजिए, 2 3 6 सेडेट 1 4 टोन। ये लास्ट वाला प्रोटोकॉल जो तीसरा नंबर का है, तीसरा चरण, यही बदल जाएगा 2 3 6 सेडेट 1 4 टोन। फिर नेक्स्ट अगर और बढ़ी हुई है तो 2 3 4 सेडेट 5 6 टोन। और बढ़ी हुई है तो 2 3 4 7। बोलिए यशवती। 2 दूसरा प्रोटोकॉल है 2 3 4 सेडेट 5 6 टोन। तीसरा है मतलब तीसरा चौथा जो भी हो 2 3 4 जी। आपका यशवती मैडम आपका शायद ओपन है, हाँ। चौथा है 2 3 4 7 सेडेट, और उधर 5 6 8 टोन। और आपको कोई और चीज लगती हो कि नहीं ठीक हो पा रहा, तो एक और प्रोटोकॉल है 1 2 3 4 सेडेट, 1 2 3 4 सेडेट 5 6 7 8 टोन। ये हमारे अग्नि बढ़ाने के कोई भी, जितना भी अग्नि बढ़ी हो, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में ये इलाज है। अब तिवारी जी ने आगे कहा कि प्रोटोकॉल वहां पर आया और बढ़िया, मतलब बहुत हाइपर एसिडिटी वालों को जी, हाँ अग्नि बढ़िया हाइपर एसिडिटी वालों के लिए हाइपर के लिए, ताकि उसको घटा रहे हैं ना, एसिडिटी घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं और सब चीजों को। तो हम लोग फिर यहाँ आएंगे, इसके बाद आने के बाद उन्होंने कहा कि फिर जाएंगे कहाँ पर, स्टमक से निकली वहां पर पीएच लेवल कितना है आप लोग बताइएगा। तिवारी जी ने बहुत स्पष्ट बार बार बोला हुआ है कि पीएच लेवल कितना है वहां पर।
सर 2 से लेके 3-4 तक, 2 से लेकर और नीचे तक, 1.2 हाँ। से लेकर 2 तक, 1.2 तक हो जाता है। तो 1.2 तक हो जाता है तो 1.2 का हाईली एसिडिक कहलाएगा, बहुत अधिक एसिडिक आएगा। तो ये जब आएगा तो काइम के रूप में आएगा, और काइम माने थोड़ा सा मूवमेंट वाला होगा, और मूवमेंट वाला होगा इसीलिए उसकी दीवारें, ड्यूडेनम की दीवारें थोड़ा तिरछी बनाई जाती है। जैसे आप देखते होंगे रेलवे में सड़क काटते हैं तो उसमें उल्टा बाएं दाएं कर देते हैं ताकि उसकी स्पीड कोई व्हीकल की घट जाए। अगर स्ट्रेट होगी तो तेजी से निकल जाएगा, तो उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, मतलब बाएं दाएं, ताकि स्पीड घटे, बाएं मुड़े फिर दाएं मुड़े। वैसे ही हमारा ड्यूडेनम यूं हो गया है, सी शेप का हो गया है। देखिएगा सी शेप हुआ ना। ईश्वरी sir. मैडम, संजय टिकाले जी, संजय गवंडे जी, ड्यूडेनम का शेप चेंज हो जाता है इसीलिए ताकि उसको थोड़ा सा उसकी फ्लो को रोका जा सके। शिव जी ने क्या किया था, बोलिए बोलिए, शिव जी ने क्या किया था? यानी गोपीनाथन जी, व्हाट डिड शिवा डू? नहीं पता सर। गंगा जी, जब गंगा जी गैंजेस आई तो क्या? ओके ओके हाँ, वो उनके सर पे फैला खोल दी थी, फैला खोल दिया दी थी, या ताकि फैला दी। क्यों किया? उसके फ्लो को रोकना था, ओके तो डायरेक्शन चेंज कर दिया, कई डायरेक्शन बना दिया, तो उसका फ्लो कम हो गया। तो वही जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ भी है, उनको फ्लो को कम कर दिया गया। अब फ्लो को कम करने के बाद क्या हुआ, जब फ्लो कम हो गया तो आगे जब गया तो उसको अब वहां पर एक मिला। तिवारी जी ने कहा कि एक बाइल डक्ट आई, और बाइल डक्ट आई, और बाइल डक्ट से वो आई और पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल गई, ऊपर से आई। तो हिपैटो, उसको बोल दिया उन्होंने हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ऊपर से हिपैटो माने ऊपर से आई है, बाइल लिवर से आई है, लिवर से आई, और यहाँ पर आकर ये दोनों मिल करके मिले, और वहां पर वो जो है, जो उसका कहा गया, उसको वीर संघ कहा गया। जो उसका जो द्वार कहा गया, उस द्वार को वीर संघ द्वार कहा गया। ठीक है, चाहे नाम याद कर रखे न करो, उस द्वार में कौन ऐसा है, उस सबसे सबको प्रॉब्लम ये थी कि आगे चल के पाचन कैसे होगा, ये तो बिल्कुल गरजता हुआ आ रहा है, जैसे बाढ़ की तरह आ रहा है, उतना हाईली एसिडिक। तो वो उस एसिडिक को क्षारीय बदलना जरूरी था, क्योंकि बॉडी में एक्सेप्ट नहीं करती थी, कोई एंजाइम में एक्सेप्ट नहीं करेगा। सारे एंजाइम फंक्शन नॉर्मली करते हैं 8 के आसपास, क्लियर? तो वो एंजाइम फंक्शन करते हैं नॉर्मली 8 के आसपास, कोई 1.2 पीएच में काम ही नहीं करना चाहता। तो वो बोले आगे कि एंजाइम बोले कि भैया हम काम नहीं करेंगे इनके साथ, ये तो आ रहे हैं 1, तो हमको जला के रख देंगे, तो हम तो काम नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगे। तो उनको फिर कहा गया कि भाई यहाँ पर उधर से बाइल जूस आया और इधर से पैंक्रियाटिक जूस आया, और दोनों मिल करके और उसको 8 पीएच की तरफ ले गए। और 8 पीएच जब हो गया, और अपना इंटेस्टाइन भी था, उसने कहा हम भी मदद कर देंगे आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन ने कहा हम भी मदद कर देंगे। और मदद करने के बाद क्या हुआ, उन लोगों ने इसको पीएच बना दिया 8। और लाइपेज वाइपेज जिनसे लाट लाइपेज है और एमाइलेज है और एक ट्राइपेज है, इसको लाट कह दीजिए, LAT, तीनों है लाइपेज। ये सब जा करके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इस भाग में मिले, और इन लोगों ने अपना ब्रेकिंग करना शुरू कर दिया। तो 90% ब्रेकिंग, जिसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस माने ब्रेकिंग, 90% उस ये हो जाता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाय द सिस्टम ऑफ चॉपिंग आउट एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। 2 मूवमेंट हुए, एक खंडी भवन जिसको बोलते हैं, इसको बोला हम लोगों ने सेगमेंटेशन, और एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा। दोनों मूवमेंट के माध्यम से इसको कर दिया। फिर विलाई आ गई। विलाई ने क्या किया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हुई, और उसके चारों तरफ उसने बनाया क्या, उसको एरिया कवरेज बढ़ाने के लिए, ताकि इस फिंगर में ही उसका आयतन बढ़ जाए, सो दैट कि जितना वो हमको एब्जॉर्ब करना है उसका एरिया बढ़ जाए। तो इसलिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में विलाई के माध्यम से किया गया। और उन्होंने ये, जैसे ब्रेन में भी इसी तरह का है,
ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ ऐसे विलाई में कर दिया गया और विलाई ने पूरा उसको शोषित कर दिया और वो जब शोषण हुआ तो 90% शोषण मतलब अवशोषण एब्जॉर्प्शन भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। तो अगर पाचन की कोई प्रॉब्लम होगी तो पहली प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी कहाँ, अवशोषण की होगी, अवशोषण वाली तो होगी आपको एसआई में, और एसआई में सबसे अधिक डुओडेनम में, फिर दूसरे में। तो ये तरीका है। तो अगर कभी आपको ट्रीटमेंट करना हो, कोई कहे कि हम भोजन तो बढ़िया लेते हैं, HCl की जांच भी करा चुके हैं, ठीक ठाक है, हमारा अग्नि ठीक है, और तब भी जो है हम मोटे नहीं हो पा रहे हैं, हमारा खाना लग नहीं पा रहा, ऐसे बोलते हैं ना, तो आपको एसआई पर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक, एसआई को टोन करिए किसी तरह, भाई एसआई अपना काम ठीक से करे, चाइनीज में टोन करिए, वहां सिडेट करिए, वहां एसआई को सिडेट करिए ताकि आगे बढ़ावे, एसआई अपना काम आगे पाचन करके आगे बढ़ावे। टोन भी करना, कभी कभी टोन भी करना पड़ सकता है, लेकिन नॉर्मली सिडेट करके और एलआई में चला जाए। फिर एलआई आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन बी और के। तिवारी जी ने बताया कि बी और के का क्या होता है, सिंथेसिस होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंथेसिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेसिस शब्द का इस्तेमाल जो किया जाता है वो दो चीजों के मिलन को है। तो यहाँ निर्माण कोई नहीं बोलेगा, ऐसा मत सोचो कि कोई इमारत बन रही है निर्माण बोल देगा ना, उसको हमेशा सिंथेसिस बोलेगा। तो यानी सिंथेसिस माने वहां निर्माण निर्मित होता है। तो बी और की का अगर सिंथेसिस होती है तो वहां निर्माण होता है, दो चीजों से मिलाकर के एक निर्माण कर देते हैं। तो ये बी और की होता है सबसे अधिक। देखिए दूसरा, जल तत्व का सबसे अधिक कौन करता है, ये तो करते हैं, लेकिन जल तत्व का सबसे अधिक एलआई करता है। विटामिन है ना, इन सब का, विटामिन बी और के का मेन, और मिनरल्स का भी करता है और जल का भी करता है। इतना कर देता है, उसके बाद कर देता है। अगर कभी प्रॉब्लम होगी, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, तो आपको एलआई में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अलोंग विद नर्वस सिस्टम। तो ये तिवारी जी ने इतना बढ़िया से डिटेल बताया हुआ, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और हम लोग तुझको जी सर कभी कभी थोड़ी कोई पैंक्रियाज में भी कुछ प्रॉब्लम्स रिपोर्ट होती हैं, पैंक्रियाटाइटिस या क्या ऐसा कुछ? अरे हाँ होती है, वो तो मतलब आइटिस है। पैंक्रियाज, देखिए पैंक्रियाज की प्रॉब्लम तो बड़ी प्रॉब्लम है, कोई छोटी प्रॉब्लम थोड़ा ना है। जैसे अभी कोई बता रहा था कि उनके स्टोन वो हो गया, वो पैंक्रियाज में चला गया। इसके लिए भी कुछ है अपने पास अभी प्रोसेस में डील करने के लिए, आयुर्वेद में या आयुर्वेद में? तो पैंक्रियाज में काम करिए, वो पैंक्रियाज के फंक्शन बढ़ाइए। 145 अगर कोई चीज वहां रुकी है तो 145 से 368 हो, पैंक्रियाज के मेरिडियन पे जाइए। पैंक्रियाज के मेरिडियन फिगर नंबर 5 पे आएगी आपकी, ठीक है ना, राइट सर, वहां पर आएगी। और दूसरा जो है पैंक्रियाज की हमारे पास मेरिडियन दी हुई है चाइनीज में, डॉक्टर वाल ने दिया हुआ है पैंक्रियाज पर PN1, PN2, PN3, PN4 4 आपके पास दिए हुए हैं। और आप पैंक्रियाज में पूरे तरह पैंक्रियाज अलोंग विद TW, अभी हम लोगों ने पढ़ा TW1, बहुत बढ़िया पॉइंट है। TW1 पढ़ा है, उसमें अभी पढ़ाया, अभी पढ़ाया था सर क्लास, पढ़ाया ना TW1, बहुत बढ़िया पॉइंट है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ाता है वो, तो वो TW1 एक पॉइंट है। तो पैंक्रियाज को हम लोग इस तरह ठीक कर सकते हैं। तो पैंक्रियाज में हम लोगों को पैंक्रियाज का, जब भी पैंक्रियाज के दोनों फंक्शन को ठीक करना होगा, हम लोगों को पैंक्रियाज एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, तो हम लोग को TW मेरिडियन भी चेक करनी होगी। पैंक्रियाज का भी TW है ना, पैंक्रियाज भी तो कोई जूस निकालता, हार्मोन निकालता है, तो वो भी है, वो हमारे पास आयुर्वेद में भी है और वहां भी है। तो हम लोग इस तरह करेंगे और खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे और खूब पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, नॉट ओनली शेयरिंग बट हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद उसको समझना चाहेंगे, केवल पढ़ना नहीं, समझना भी चाहेंगे, और तभी खेमका सर के सपने पूरे होंगे। सपने क्या है? ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग प्रणाम सर, बोलिए प्रणाम। जय हिंद टू एवरीवन। सर यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई बहुत अच्छा खाना लेता है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा नहीं है, तो टोन करिए,
सर किसे किसे टोन करेंगे सर? वही, मैं तो प्रोटोकॉल मुझे समझ, मैं तो बना नहीं पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ पर वो ये मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है अभी। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा पहले तो एसआई मेरिडियन में जाइए। जी अगर आप चाइनीज में हैं, अगर आयुर्वेद में है तो एसआई मेरिडियन में जाएंगे, पर तो क्या होगा, एसआई मेरिडियन कहाँ पर है? फिंगर नंबर 1 2 अरे बोलिए, पहला नंबर फिंगर नंबर बोलिए। सर, फर्स्ट नंबर पे। ना फर्स्ट नंबर में तो है नहीं, एलआई है। एलआई, सॉरी, सेकंड पे भाई भाई। सेकंड पर है। टू पे है। और आप करना क्या चाहती हैं, बोलिए। सर वो एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता है तो टोन नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं, आयुर्वेद में नहीं, वहां टोन पर। अभी तो पहले यहाँ सुनिए, तो पहला ये सिद्धांत सबको मालूम नहीं, हम पहले बेसिक प्रश्नों पे हम बात कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ना है, अगर समझना है अधिक। वेयर टू ट्रीट तो आपने बता दिया, बहुत बढ़िया। आपने कहा फिंगर नंबर 2, तो वेयर टू ट्रीट का उत्तर दे दिया आपने, नंबर 2, फिंगर नंबर 2। विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, अब आप हमको बताइए द्रव्य गुणकर्म के आधार पर क्या करना चाहती हैं, क्या नहीं कर रहा है वो, एसआई क्या नहीं कर रहा, बोलिए। सर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छी डाइट लेने के बाद भी। एब्जॉर्प्शन माने बोलिए, ट्रांसलेट करिए। एब्जॉर्प्शन माने, अपनी भाषा में बात करिए, अपनी भाषा में बताइए। एब्जॉर्प्शन माने मतलब जो भी द्रव्य गुणकर्म बोलिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। दिस इज अग्नि, कन्वर्ट नहीं करा है। हैं? अग्नि सर, अग्नि। सर सोचना, रूपांतरण रूपांतरण नहीं हो रहा है। नहीं कर रहा है, जो अभी तिवारी जी बोल रहे हैं, रूपांतरण, बड़े से छोटा ब्रेक करना है, रूपांतरण ही तो है। तो अग्नि कम है, तो कौन से मेरिडियन होगी, बोलिए। थर्ड, नहीं, यशवती मैडम बोले। हाँ जी, थर्ड होगी, अग्नि की थर्ड है। थर्ड हो गया, तो फिंगर नंबर आपने दो चीज बता दिया। पहला चरण, विच मेरिडियन इज विच वेयर टू ट्रीट, नंबर 1। फिंगर नंबर 2, विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, आपने कहा थर्ड स्पाइरल, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज करने जा रही है, थर्ड स्पाइरल। अब आपको क्या करना चाहिए कि वो चीज हो जाए, क्या है हमारे पास, फिर वही बात अभी सब लोग बता देंगे। यशवती मैडम, आपको अभी बोला था मैंने, सेंटेंस याद रखिए, क्या बोला था अभी। एक प्रोटोकॉल के नाम लिए था, वो बोला था कि ये पूरा संसार इस समय राम का नाम ले रहा है। 4-5 फीडर 3-6 टोन करेंगे तो। हाँ, आपको कोई चीज क्रिएट करनी है ना, 3-6 बढ़ाना है। 3 माने अग्नि, अग्नि के साथ अगर आप नर्वस सिस्टम लगा देंगे तो तेज कर देगा पूरा प्रोसेस को। और 4-5 कोई रुकावट है, क्यों नहीं रुक कर रहा, कोई तो रुकावट होगी उसकी। 4-5 से रामबाण बोलते हैं इसको, और इसको नोट कर लीजिए। रामबाण बाद में फिर जब पूछो रामबाण तो तुरंत बोलना चाहिए, नहीं तो फिर खराब लगेगा ना। जी हाँ, बताइए। फिंगर नंबर 2 स्पाइरल, थर्ड स्पाइरल, जी 4-5 सेडेट, फिर 6 टोन, 0 टोन 9 सेडेट, वो भी 5 लगाइए। सेडेट, 3-6 टोन। हाँ, 3 माने अग्नि, 6 माने नर्वस सिस्टम, दोनों बढ़ाइए। 4-5 माने कोई अवरोध है उसको हटाइए, और 0 टू 9 सेडेट अलग से कर दीजिए। ये आयुर्वेद में है। चाइनीज में करना हो तो पैंक्रियाज पे, पैंक्रियाज ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज द साइट फॉर ऑल दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस का पहला साइट वही है, तो इस प्रोसेस को वहां जाइए। पैंक्रियाज की मेरिडियन में प्रोटीन को टोन कर दीजिए, PN2 को सिडेट कर दीजिए, नहीं हाँ, PN2 को सिडेट कर दीजिए, और PN3 को टोन कर दीजिए, PN4 को टोन कर दीजिए वहां पर पैंक्रियाज में। और TW1 को टोन, वो TW1 को सिडेट कर दीजिए। TW1 को सेडेट, PN2 को सेडेट, PN3 को सेडेट। PN वहां 2 सिडेट, यस, PN2 को सिडेट। PN2 है यूरिक एसिड का, तो एसिड है तो सिडेट होगी, और सब टोन होंगे। PN3 भी सेडेट बोला है ना सर आपने? ना PN3 टोन होगा। PN3 PN3 कार्बोहाइड्रेट का है, सब होंगे। 2 के अलावा सब सिडेट होंगे, 2 के अलावा सब टोन होंगे। जी जी। ये करिए। तो हम लोग कल कोई क्लास नहीं है।
कल की छुट्टी सर है। ये जय, ये जय। प्रोटोकॉल इस पे भी काम करेगा, ये जो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। हाँ वो तो बताया तो आपको भी। जी अच्छा, नहीं आपको सर, 5 एक प्रॉब्लम तो है कि हाइपर एसिडिटी है, एक प्रॉब्लम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है, दो अलग अलग चीजें हो गई ना। तो हमने दोनों को अलग अलग बताया ना। जी आपने दो जो पूछा उनका उत्तर दिया, मैंने जी पेशेंट को नहीं देखा ना, मैं पेशेंट की बात सुन रहा हूँ, मैं तो आपने जो पॉइंट रेज किया उस पर मैंने उत्तर दिया। जी 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 ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। प्रणाम सर। प्रणाम।